नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। लास्ट हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में कि किसी भी व्यक्ति को कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के अलावा और कोई व्यक्ति है और जिसको अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स लॉ और अंडर एनी अदर लॉ, तो ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत या फिर किसी अन्य एक्ट के तहत जो है ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होगा वो भी 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या फिर अंडर एनी अदर लॉ। तो इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो सेक्शन 44A हमें बताता है कि किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं बात करूं अंडर एनी अदर लॉ, तो किसी अन्य कानून के तहत, फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो IRDA एक्ट के तहत जो है रेगुलेट होती है। तो अगर मान लीजिए इस एक्ट के तहत उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो भी ऐसे में यहाँ पर 31 अक्टूबर उसके लिए जो है लास्ट डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ध्यान रखें, एक कंपनी के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंपनी के अलावा, तो ऐसे में अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, तो ऐसे में उन लोगों के लिए 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। तो ऐसे में 31 अक्टूबर 2021 जो है लास्ट डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 जो है लास्ट डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके अलावा अन्य जो भी व्यक्ति बचते हैं उनको 31 जुलाई तक जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसके अलावा सेक्शन 92E बात करता है जो भी व्यक्ति जिनको ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिपोर्ट फाइल करनी होती है, उन एसएससीज के लिए, उन व्यक्तियों के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट है ITR फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके रिगार्डिंग जैसा हमने डिस्कस किया, सेक्शन 44A भी हमें बताता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस या प्रोफेशन रन करता है वो अगर सेक्शन 44AB के दायरे में आता है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट करानी होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 44AB की। सेक्शन 44AB कहता है एवरी पर्सन, नंबर 1, कैरिंग ऑन बिजनेस, जो बिजनेस चलाता है, shall if his total sales, turnover or gross receipts as the case may be in business exceeds 1 crore rupees in any previous year। तो अगर किसी प्रीवियस ईयर में किसी व्यक्ति की जो टर्नओवर है या ग्रोस रिसीट्स है वो 1 करोड़ रुपए को एक्सीड कर जाती है, तो ऐसे में ही शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑफ सच प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट। तो ऐसे में उसको जो है अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी होगी एक अकाउंटेंट के जरिए। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है और अगर उसकी टोटल सेल या टोटल टर्नओवर या टोटल ग्रोस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उस प्रीवियस ईयर के जो अकाउंट्स हैं वो उसे ऑडिट कराने होंगे बाय एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया, अकाउंटेंट मीन्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट who
होल्ड्स ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो ऐसे में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश बाय दैट डेट द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो एक डेट बताई गई है, उस डेट से पहले जो है वह इस रिपोर्ट को जो है फर्निश करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म भी जो है वो आपका बताया गया है, कौन सा फॉर्म फाइल होगा ये हम डिस्कस करेंगे। एंड वेरीफाइड बाय सच अकाउंटेंट एंड सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर किसी भी व्यक्ति का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, अगर उसके अंदर उसकी टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाती है तो ऐसे में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। उसके बाद बताया गया कैरिंग ऑन प्रोफेशन, अगर वो कोई प्रोफेशन रन कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में इफ़ हिज ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज़ इन एनी प्रीवियस ईयर। तो किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर उसके प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 50 लाख रुपीज़ को क्रॉस कर जाती है तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने होंगे और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसके अंदर जो है फर्निश करने होंगे, सबमिट करने होंगे। तो ध्यान रखें, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपए की लिमिट बताई गई है, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज़ की लिमिट यहाँ पर बताई गई है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, तो ऐसे में जो है वो प्रोफेशनल कहलाएगा और ऐसे में उसके लिए 50 लाख रुपीज़ की लिमिट है। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस सेक्टर है अदर देन प्रोफेशन, तो ऐसे में वो बिजनेस कहलाएगा और 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट यहाँ पर आपको चेक करनी होगी। उसके अलावा बजट 2020 के जरिए यहाँ पर एक अमेंडमेंट की गई जिसमें कहा गया कि अगर किसी बिजनेस के अंदर जो अमाउंट्स रिसीव की गई हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सभी जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल मोड में रिसीव की गई हैं, अकाउंट्स पे ही चेक के जरिए की गई हैं, एनईएफटी के जरिए की गई है, आरटीजीएस के जरिए की गई है, तो ऐसे में जो है यह 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। बेसिकली यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक रिलीफ दी गई उन लोगों को जो सारा का सारा काम जो है वो बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ऑडिट के लिए लिमिट दी गई 5 करोड़ रुपए की। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। तो जितने भी उसने पेमेंट रिसीव की गई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर 5% से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं की है तो ऐसे में यह जो लिमिट है वह 5 करोड़ रुपए हो जाती है। उसके अलावा दूसरी कंडीशन दी गई, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग अमाउंट्स इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment. This clause shall have effect as if for the words 1 crore rupees the words 5 crore rupees had been substituted. तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं और उन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर टोटल पेमेंट रिसीव की, जो उसकी रिसीट है वो 2 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर कहा गया कि इसका 5% जो कि आपका होता है 10 लाख रुपए, अगर उसने जो रिसिप्ट की है, जो रिसीव की है, उसमें कैश की रिसीविंग 10 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है, उसके साथ ही जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, चाहे वो परचेज के लिए किए हैं या फिर किसी अन्य एक्सपेंस के लिए इनकर किए हैं, वो मान लीजिए उसने टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए 1 करोड़ 80 लाख, दैट मीन्स 180 लाख रुपीज़, इसका 5% होता है आपका 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट अगर
कैश में की गई है, उससे ज़्यादा की पेमेंट कैश में नहीं की गई है, तो ऐसे में यह जो 1 करोड़ की लिमिट है यह आपकी 5 करोड़ कर दी जाएगी। और 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने पर ही जो है आपको ऑडिट करानी होगी, उससे पहले आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन लगाई गई है, रिसिप्ट की और पेमेंट की। आपकी जो रिसिप्ट होनी चाहिए वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी पेमेंट होनी चाहिए वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तो ऐसे में आपकी जो ऑडिट की लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए कर दी जाएगी इन केस ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के अंदर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। तो दैट मीन्स अगर आप प्रोफेशन के अंदर सारी की सारी पेमेंट बैंकिंग चैनल से भी लेते हैं तो भी आपको 50 लाख रुपए से ज़्यादा ग्रॉस रिसीट्स होने पर जो है ऑडिट करानी होगी। उसके बाद बात आती है स्पेसिफाइड डेट का क्या मतलब है, कि जो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है वो कब तक करनी होती है। तो यहाँ पर फॉर्म की बात की गई और डेट की बात की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइड डेट की। स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मीन्स डेट 1 month prior to the due date for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट बताई गई है आईटीआर फाइल करने की, उससे 1 महीने पहले जो है आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। तो हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति in case of company or in case of a person other than company whose accounts are required to be audited under income tax law or under any other law, then he is required to file income tax return up to 31st अक्टूबर। तो उन लोगों को 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। और ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग कहा गया 1 month प्रायर टू आईटीआर फाइलिंग। तो ऐसे में यहाँ पर 30 सितंबर जो है आपकी ड्यू डेट रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की। तो यहाँ पर ध्यान रखें 30 सितंबर तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी और 31 अक्टूबर तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी इन केस ऑफ ए कंपनी, इन केस ऑफ ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। उसके बाद बताया गया कि एवरी पर्सन, प्रत्येक वह व्यक्ति कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है, इफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 44A। तो बेसिकली यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काफ़ी सारे सेक्शन ऐसे दिए गए हैं 44A, 44AD, 44ADA, 44BB, 44BBB, जो कि बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। दैट मीन्स इन सभी सेक्शंस के अंडर जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, जो आपका डीम्ड प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेक्शन 44AD की, सेक्शन 44AD में यह कहा जाता है अगर आप अपनी टर्नओवर का 8% अगर प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 8% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे वही आपका जो है प्रॉफिट माना जाएगा, उसी पर आपको टैक्स देना होगा। तो इसी तरह सेक्शन 44ADA, 44AE, 44BB, 44BBA ये सभी सेक्शंस इसी स्ट्रीमलाइन पर काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया कि जो भी व्यक्ति इन सेक्शंस के अंडर आता है और जो डीम्ड प्रॉफिट जो है वो आपकी जो रेट दी गई है उस रेट से कम बताता है तो आपको ऑडिट करानी होगी। फॉर एग्जांपल 44AD में कहा गया कि आपको 8% का प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप 8% से कम दिखाते हैं तो आपको जो है ऑडिट करानी होगी।
इसी तरह सेक्शन 44 ADA के अंदर 50% का प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट्स होती है। अगर आप उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट जो है कराने होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कैरिंग ऑन द बिजनेस if the profit and gain from the business are deemed to be the profits and gain of such person under section 44AE, 44BB, 44BBB as the case may be, and he has claimed his business, his income to be lower than the profits or gain so deemed to be the profit and gain of the business as the case may be in any previous year। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया कि सेक्शन 44AE के तहत, सेक्शन 44BB के तहत और सेक्शन 44BBB के तहत जो डीम्ड प्रॉफिट बताया गया है, अगर आप उससे भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे, और ऐसे में आपको 30 सितंबर तक अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। उसके बाद बताया गया क्लॉज डी के तहत कैरिंग ऑन दी प्रोफेशन, अगर कोई प्रोफेशन रन कर रहा है, if the profit and gain from the profession are deemed to be the profit and gain of such person under section 44 ADA and he has claimed such income to be lower than the profit and gain so deemed to be the profit and gain of his profession and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन चला रहा है और सेक्शन 44 ADA के तहत उसको मिनिमम 50% जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है अपनी ग्रॉस रिसीट्स का, अगर वो इस 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उसको क्लोज डी के तहत अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस डॉक्टर की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो है 40 लाख रुपीस, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ADA उसको 50% जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, दैट मीन्स 20 लाख रुपीस का उसका प्रॉफिट है। लेकिन मान लीजिए वो अपना प्रॉफिट दिखाता है 12 लाख रुपीस, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट जो है वो 50% से कम हो जाता है, तो ऐसे में उसको क्लोज डी के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसका जो प्रॉफिट है वो 8% से कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेसमैन की टर्नओवर है 60 लाख रुपीस, तो 8% का मतलब है 4,80,000 रुपीज़ का इसका जो है प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यह प्रॉफिट डिक्लेयर करता है 4,50,000 रुपीज़, तो यहाँ पर 8% से कम हो जाता है, तो ऐसे में इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। तो क्लोज ई में बताया गया कैरिंग ऑन द बिजनेस shall if the provision of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। तो 44 AD के तहत अगर जो है वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करता है, उससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, तो ऐसे में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AE अपनी आने वाली वीडियोस में। जिस बेसिकली इसको कहा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जहां पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट रेलिवेंट नहीं होता है, आपका डीम्ड प्रॉफिट जो है उस पर आपको टैक्स देना होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। अगर वो अपनी सभी रिसीट्स और सभी पेमेंट्स जो है वो कैश में रिसीव नहीं करता है, मैक्सिमम 5% से ज़्यादा वो कैश रिसीव नहीं करता है, तो ऐसे में वो 5 करोड़ रुपए तक एलिजिबल है ऑडिट कराने के लिए। उसके बाद अगर वो कोई प्रोफेशन चलाता है तो ऐसे में 50 लाख रुपीस जो है ग्रॉस रिसीट्स अगर क्रॉस कर जाती है तो ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। दोनों ही केसेस में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी और यह ऑडिट रिपोर्ट आपको 1 महीना पहले फाइल करनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो डीम्ड प्रॉफिट बताया गया है अगर उससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो ऐसे में भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे।
तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखें, सेक्शन 44 AD में 8% की लिमिट दी गई है, सेक्शन 44 ADA में 50% की लिमिट दी गई है। तो इनसे कम अगर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो ऑडिट करानी होगी। हालांकि सेक्शन 44 AD में 6% की भी लिमिट दी गई है। अगेन यहाँ पर जो आप बैंकिंग चैनल के जरिए जितनी भी जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसीट्स है वो रिसीव करते हैं, तो इन दैट केस आप 6% जो है प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। जो भी आपकी रिसीट्स कैश में है उसका आप 8% डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE को जब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताया गया, प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 AD एंड हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया कि बिजनेस के अंदर जो आपको लिमिट दी गई वो लिमिट दी गई 1 करोड़ रुपए, लेकिन जब आप सेक्शन 44 AD को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 44 AD में कहा गया है कि अगर आप अपनी टर्नओवर का 8% या 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो ऐसे में आपको ऑडिट नहीं करानी होगी। और सेक्शन 44 AD आप ऑप्ट कर सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर तक। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में आपको ऑडिट करानी नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आपने सेक्शन 44 AD को ऑप्ट किया है और आपने डीम्ड प्रॉफिट के तहत 8% या 6% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है तो ऐसे में आपको ऑडिट नहीं करानी होगी। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 AD एंड हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। तो ध्यान रखें, सेक्शन 44 AD के तहत आप 2 करोड़ रुपए तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकते हैं और इन दैट केस आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस किस व्यक्ति को ऑडिट करानी होगी, किस किस व्यक्ति को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब बात आती है कि ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में फाइल करनी होगी। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखें, जिस भी व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत, किसी अदर लॉ के तहत जो है ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में उसको फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 3CA। द ऑडिट रिपोर्ट हैज़ टू बी फर्निश्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। नंबर 1, फॉर्म 3CA इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टैक्स पेयर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु इज़ ऑलरेडी मेंटेडेड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। तो इनकम टैक्स एक्ट को छोड़कर किसी अन्य कानून के तहत अगर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो आपको फॉर्म 3CA फाइल करना होगा। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सो इट विल फर्निश फॉर्म 3CA। तो एक कंपनी के केस में ध्यान रखें, कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं ड्यू टू कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, इसलिए कंपनीज के केस में फॉर्म 3CA फाइल किया जाएगा। उसके अलावा जिसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है वह फॉर्म 3CB फाइल करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ए टैक्स पेयर कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन बट हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। दैट मीन्स उसको किसी अन्य कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में वो फॉर्म 3CB फाइल करेगा। A proprietorship entity or partnership firm having turnover of more than 1 crore and not opting for presumptive taxation scheme is not required to get its account audited under any other law except income tax, so it will furnish form 3CB। तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जिसने सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट नहीं किया है, तो इन दैट केस यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, किसी अन्य एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में फॉर्म 3CB फाइल करना होगा। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे फॉर्म 3CA हो चाहे फॉर्म 3CB हो, दोनों ही केसेस में इसके साथ फाइल होगा फॉर्म 3CD।
फॉर्म 3CD। तो ध्यान रखें, along with either of the form mentioned above, tax auditor shall furnish form 3CD which forms part of the audit report and contains the prescribed particulars। तो ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी अन्य एक्ट के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में वह फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD फाइल करेगा। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो वह फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD फाइल करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल